सुप्रभातम की इस वेला में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ नीतीश भारद्वाज। आइए शुरू करते हैं आज का यह अंक। भारतीय संस्कृति के प्रसार हेतु प्रातःकालीन इस विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में हम आपके लिए लेकर आते हैं आज का पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वास्थ्य, योग, संस्कृत पाठशाला तथा रोचक व प्रेरक वृत्त और इनसे जुड़ी विशेष संक्षिप्त प्रस्तुतियों को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज की तिथि, वार और नक्षत्र आज के पंचांग में। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि बुधवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। और आज के पंचांग के बाद अब समय है एक प्रेरक सुभाषित का। तो आइए देख लेते हैं आज का सुभाषित। दीर्घा वै जाग्रतो रात्रिर् दीर्घं श्रान्तस्य योजनं दीर्घो बालानां संसारः सद्धर्ममविजानताम्। रात भर जागने वालों को रात बहुत लंबी मालूम होती है। जो चलकर थक चुका हो उसे भी एक योजन या थोड़ी दूरी भी बहुत लगती है। ऐसे ही बच्चों को भी यह संसार बहुत बड़ा लगता है। वस्तुतः जिन्हें सत्य या सधर्म का ज्ञान नहीं, उन्हें ही यह जिंदगी बहुत लंबी लगती है। Night seems too long to those who have not slept the entire night. Even a mile appears too long to those who are tired after a continuous walk. This world appears too big to kids. And to those who are ignorant of truth and true dharma, this life appears too long. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा का। हमारा शरीर, मन और आत्मा व्याधियों से मुक्त और शरीर व स्वास्थ्य से कैसे पूर्ण रखा जाए, इसका वर्णन हमारे अनेक आचार्यों व ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में किया। आइए आज देखते हैं चिकित्सा की सबसे प्राचीन पद्धति आयुर्वेद के विषय में और जानते हैं क्या है वो विशिष्ट ज्ञान और पद्धतियाँ भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्रभाग में। आयु का अर्थ है जीवन और आयु संबंधी विशिष्ट ज्ञान ही आयुर्विज्ञान है। यह सभी की कामना रहती है कि जब तक आयु रहे तब तक शरीर स्वस्थ रहे। शरीर के लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, इसका अनुमान सभी के लिए तत्काल कर लेना संभव नहीं है। इसलिए अनुभव और अनुसंधानों के माध्यम से हितकर और अहितकर के ज्ञान के लिए उसे संकलित, संरक्षित और व्यवस्थित कर परंपरागत रूप से आयुर्विज्ञान के रूप में लिखा गया। आयुर्वेद चिकित्सा की सबसे प्राचीन पद्धति है। वैदिक काल से प्रारंभ हुए इस सैद्धांतिक उल्लेख और विधिवत प्रयोग को आयुर्विज्ञान माना जाता है। इस शास्त्र के प्राचीन आचार्य सुश्रुत कहते हैं, आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दतीति आयुर्वेदः, अर्थात जिसमें आयु के हित अहित का विचार किया जाए तथा जिसके उपदेशों से दीर्घायु की प्राप्ति हो सके, वही आयुर्वेद है। आयु के अंतर्गत शरीर, इंद्रिय, मन तथा आत्मा का संयोग माना जाता है और जब तक यह संयोग अवस्थित है तभी तक जीवन भी है। अथर्ववेद में मानव के समक्ष आए हुए शारीरिक तथा मानसिक संकटों के निवारण के लिए प्रार्थनाएं भी दी गई हैं। वेदों के बाद इस ज्ञान को विधिवत संचारित करने में अनेक संहिताओं का योगदान रहा। इनका काल आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व माना जाता है। वर्तमान में उपलब्ध सुश्रुत संहिता एवं चरक संहिता आदि का प्रारंभिक काल भी यही माना जाता है। तब से लेकर आज तक यह ज्ञान परंपरागत रूप से प्रयुक्त होता रहा।
आयुर्वेद में मनुष्य के शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसलिए आयुर्वेद संपूर्ण आयु का संरक्षण करने वाला विज्ञान है। कहा जाता है कि मन की स्वस्थता भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त एवं अनेकानेक उपायों का वर्णन मिलता है। वेदों में 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है। आयुर्वेद में दिनचर्या एवं ऋतुचर्या का प्रावधान कर उसके माध्यम से प्रातः काल उठने से लेकर रात को सोने तक की व्यवस्थित विधि का निर्देश किया गया है। इसमें शौच, दंत धावन, अभ्यंग यानी मालिश, व्यायाम, उपटन, स्नान, गंधमाला आदि सुगंधित द्रव्यों का धारण, वस्त्र धारण करने के बाद विधिवत आहार ग्रहण कर जीविकोपार्जन के लिए कर्म करने का उल्लेख है। इस क्रम में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का विधिवत प्रयोग बताकर यह कहा गया है कि जो इनका व्यवस्थित प्रयोग करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। अथर्ववेद में रोगों के नाम, लक्षण, औषध द्रव्यों एवं रोग निवारण हेतु उपायों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। इसको स्वतंत्र रूप में विकसित करने की परंपरा में अनेक आचार्यों, ऋषियों एवं शोधकर्ताओं ने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर आयुर्विज्ञान संबंधी सिद्धांतों की स्थापना कर इसके प्रायोगिक एवं व्यावहारिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों वर्षों के प्रयास के बाद स्वतंत्र शास्त्र के रूप में इसे आयुर्वेद के नाम से स्थापित किया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्राचीन चिकित्सा के अनेक पक्षों पर प्रकाश डालकर चिकित्सकीय विषयों का सूक्ष्म वर्णन किया है। अशोक द्वारा मानव एवं पशुओं की चिकित्सा के लिए विभिन्न राजमार्गों पर चिकित्सालय बनाने का प्रयास उनके अभिलेखों से प्रमाणित होता है। आयुर्वेद में संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने की दिशा में वर्णन किया गया है। यह प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति तो है ही, साथ ही प्राकृतिक उपचार, आहार, ध्यान, धारणा आदि का उपयोग भी बताते हैं। ये विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं, जैविक और रासायनिक पदार्थों और योग जैसे विभिन्न उपायों का एक समृद्ध विज्ञान है, जिससे व्यक्ति स्वास्थ्य और समृद्धि को प्राप्त करता है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। अब समय है स्वास्थ्य मंत्री प्रभाग का। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है। थैलेसीमिया मेजर रोग से ग्रस्त होने पर व्यक्ति को जीवन भर हर तीसरे-चौथे सप्ताह रक्त चढ़वाने की आवश्यकता होती है। थैलेसीमिया रोग से कैसे बचा जा सकता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। थैलेसीमिया रोग के विषय में जागरूकता के उद्देश्य से हर वर्ष 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में आता है। थैलेसीमिया एक खून का रोग है जो कि पैदाइश से होता है। उसका कारण ये है कि हीमोग्लोबिन में एक तरह का प्रोटीन होता है, उसको बनाने के लिए दिन प्रतिदिन शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में अगर विघ्न पड़ जाए, अगर वो जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ जीन्स जो गवर्न करते हैं उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो ये खून की सारी जो कड़ियाँ हैं वो बराबर रूप से नहीं बनाई जा सकती हैं। तो 4 कड़ी चाहिए तो उसमें से कभी कभी 1 मिसिंग हो जाती है, कभी 2 मिसिंग हो जाती है। थैलेसीमिया में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो 2 कड़ियाँ मिलके इसको जन्म देती हैं थैलेसीमिया की बीमारी को, अगर उसमें से एक कड़ी माता से आती है, एक कड़ी पिता से आती है, अगर दोनों में से एक भी ठीक है तो उसमें एक कड़ी ठीक आएगी और दूसरी जो है दिक्कत वाली आएगी, जो माइनर को जन्म देगी। और माइनर से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है हमें थैलेसीमिया माइनर से, बीटा थैलेसीमिया माइनर से। और अगर दोनों कड़ियाँ माता की भी और पिता की भी डिफेक्टिव हैं तो बच्चे के पास जो आएंगी वो दोनों डिफेक्टिव आएंगी और उसको मेजर हो जाएगा और जानलेवा हो सकती है। थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित व्यक्ति में लाल रक्त कण अपनी सामान्य आयु से पहले ही टूट जाते हैं और उसे नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि व्यक्ति में लक्षण न हो तो उसे पता नहीं चलता कि वो थैलेसीमिया कैरियर है जब तक कि उसके बच्चे में ये रोग न आ जाए। सीवियर वालों के लिए इलाज देना जरूरी है और आज की तारीख में जो इलाज है, एक सिंपल इलाज ये है कि उनको हर 3 हफ्ते में
आप खून चढ़ाते रहें, क्योंकि वो जो खून आप चढ़ाएंगे वो खून शरीर में 3-4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहेगा। उसको चढ़ाने से कुछ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि खून में जब आप चढ़ाते हैं तो खून में लोहा होता है, वो भी जमा होना शुरू हो जाता है। एक कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको कि कुदरत ने आपको थोड़ी मात्रा में शरीर के लिए दिया है, इसलिए उसके लिए दूसरी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, जिससे कि उनको हम चिलेटिंग थेरेपी कहते हैं। चिलेटिंग मतलब ये तत्व जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बाहर निकाल दें। जनरली इलाज चलता है खून सब्स्टिट्यूट करने का, नहीं तो फिर ट्रांसप्लांटेशन का, बोन मैरो का। रक्त की जांच से थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया कैरियर का पता लगाया जा सकता है। आज थैलेसीमिया जागरूकता दिवस है और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम एक जागरूकता दें पब्लिक को और नई जनरेशन को, खास तौर से नई जनरेशन को, कि जो कि बड़ी रिसेप्टिव होती है, जिसके द्वारा वो एक ऐसी बड़ी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। और वो तब पॉसिबल हो सकता है जब आपको जागरूकता हो कि थैलेसीमिया बड़े भयंकर रूप में जब आता है, वो तभी मुमकिन है जब लड़का जो शादी कर रहा है, लड़की जो जिससे वो शादी कर रहा है, दोनों में एक छोटी सी ऐसा वेरिएंट है जो कि उनको कोई नहीं दिक्कत करेगा 100 साल की ज़िंदगी में, लेकिन उनके बच्चों को वो मुश्किल ला सकता है। और ये माइनर को बताने के लिए एक तो फैमिली हिस्ट्री ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और दूसरा एक बड़ा सिंपल टेस्ट होता है। थोड़ा सा खून लेते हैं और उसमें एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं HbA2 लेवल, जो कि बीटा थैलेसीमिया का मार्कर होता है। आवश्यक है कि शादी से पूर्व या गर्भधारण से पहले ही थैलेसीमिया की जांच करवाई जाए, जिससे बच्चे का थैलेसीमिया रोग से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए DD न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना। पर रोटी? अरे चाय दो ना। ठीक है, कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सुप्रभातम कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। शरीर में रोग नहीं होंगे तो मन और चित्त सब स्वस्थ रहेंगे। शरीर के भीतर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। आइए आज योग प्रभाग में जान लेते हैं कैसे प्राणायाम के माध्यम से शरीर का शुद्धिकरण किया जा सकता है। आइए देखते हैं। नमस्ते, मैं संगीता जैन। शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत प्रचलन है आजकल और इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। आज मैं बात कर रही हूँ प्राणायाम द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन की। आप सोचेंगे श्वास से डिटॉक्सिफिकेशन कैसे? तो चलिए हम समझते हैं। प्राणायाम करने से हमारी श्वास लंबी, गहरी और लयबद्ध होती है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, तो शरीर के हर अंग को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, तो शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम आसानी से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल फेंकता है। चलिए मेरे साथ खुद करके देखिए। पहला प्राणायाम हम करेंगे रेचक प्राणायाम, जिसमें लॉन्ग एक्सेल होगा। स्पाइन को सीधी करके बॉडी को रिलैक्स करके बैठिए। श्वास लीजिए 1 2, श्वास को रोकिए 1
2, 3, 4 और श्वास को छोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नॉर्मल ब्रेथ। लॉन्ग एक्सेल होने से टेंशन हटता है, स्वेलिंग हटता है, तो शरीर का सारा टॉक्सिक निकल जाता है। दूसरा प्राणायाम है शून्यक। इसमें हम पूरा श्वास खाली करके रुकते हैं। श्वास लीजिए 1, 2, एक्सेल करेंगे 1, 2, 3, 4, रुकेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नॉर्मल ब्रेथ। श्वास को खाली करके रोकने से फेफड़ों में जमा हुआ जो विषाक्त CO2 होता है वो निकल जाता है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्रणव मुद्रा बनाएंगे, श्वास लेंगे राइट से 1, 2, रोक के 1, 2, 3, 4, लेफ्ट से छोड़ें 1, 2, लेफ्ट से ले 1, 2, रोकें 1, 2, 3, 4, राइट से छोड़ें 1, 2, बाहर रोकें 1, 2। इसी सेम प्रक्रिया को लेफ्ट से शुरू करके दोहराइएगा तो एक साइकिल पूरा होगा। एनर्जी बैलेंस होगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो शरीर में जिन चीजों की जरूरत नहीं है शरीर उन्हें खुद ही बाहर कर देगा। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पूज्य गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। शरीर का डिटॉक्स करना हो तो डिटॉक्स के लिए तो जल ही है। जल का तो काम ही ये है कि जो चीज नहीं चाहिए उसको हटाना। तो योग में तो प्रक्रिया है, पानी पियो, पेट को साफ करना है, पानी पियो 3-4 ग्लास, उसमें नमक डाल दो, थोड़ा सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो और उसे पीते रहो और उसके बाद में उल्टी करके पानी को निकाल डालो। पानी सही समय पर पीना बहुत जरूरी है। उठते से ही 1 गिलास गुनगुना पानी, रात को सोते वक्त आधा ग्लास गुनगुना पानी पीना ही चाहिए, जिससे डिटॉक्स अपने आप होगा ही। फिर बात आती है अमुक चीज़ों की कि जैसे वो सफ़ेद भोपला जो होता है जिसको कहते हैं पेठा जिसका बनता है, उसका जूस बहुत फ़ायदा करता है डिटॉक्स के लिए। तो सवेरे उठ के अगर उसका जूस पी लिया जाए तो डिटॉक्स के दिन काम आता है। मगर जो शरीर में गलत चीज़ें डालते हैं जैसे मैदे के प्रिपरेशन, बेकरी प्रोडक्ट्स, वो ना लें क्योंकि उससे चीज़ें बंध जाती हैं, निकलती नहीं। बस कोशिश करें। नमस्कार। कार्यक्रम में अब समय हो गया है भाषा प्रभाग यानी संस्कृत पाठशाला का। संस्कृत जिसे हम प्रारंभिक स्तर से यहाँ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत की पाठशाला में हम मध्यम पुरुष की क्रियाओं को सीखेंगे और कर्ता क्रिया को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। पुनः बता दें कि आपको सिखाए जा रहे अंशों का वाचिक अभ्यास आप करते रहें जिससे आपका अभ्यास होता रहे। आइए अविलंब चलते हैं अपने सहयोगी गवीश द्विवेदी के पास संस्कृत पाठशाला की कक्षा में। मित्राणि नमो नमः। एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्राणि, संस्कृत पाठशाला में हम अब तक वर्तमान कालिक प्रथम पुरुष के वाक्यों को तीनों वचनों में बनाना सीख चुके हैं। आइए सीखे हुए अंश का एक उदाहरण के माध्यम से थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। यदि वाक्य हो वह मतदान करता है तो संस्कृत में कहेंगे सह मतदानम करोति। सह मतदानम करोति। यदि इसका द्विवचन बनाना हो तो कहेंगे तौ मतदानम कुरुतः, अर्थात वे 2 मतदान करते हैं। और यदि इसी वाक्य का बहुवचन रूप बनाना हो तो वाक्य बनेगा ते मतदानम कुर्वन्ति, अर्थात वे सब मतदान करते हैं। सह अर्थात वह, इसके तीनों रूप हमने सीखे हैं। सह एक वचन में, तौ द्विवचन में और ते यह रूप बहुवचन में। क्रिया एक वचन में करोति अर्थात करता है, द्विवचन में कुरुतः अर्थात 2 करते हैं और बहुवचन में कुर्वन्ति अर्थात 3 या 3 से अधिक करते हैं। वाक्य में मतदानम कर्म पद है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मित्रों,
प्रथम पुरुष के वाक्यों को सीखने व अभ्यास करने के बाद अब क्रम है मध्यम पुरुष के बारे में जानने का। अंग्रेजी में यह सेकंड पर्सन कहलाता है। हमारे समक्ष उपस्थित व्यक्ति जिसके लिए तुम शब्द का प्रयोग करते हैं वह मध्यम पुरुष का कर्ता कहलाता है। आसान एवं अच्छी बात यह है कि मध्यम पुरुष का कर्ता कभी भी नहीं बदलता। इसके लिए सर्वदा त्वम पद का ही प्रयोग होगा और प्रथम पुरुष की क्रिया के अंत में आने वाले ती के स्थान पर सी का प्रयोग कर देने से यह मध्यम पुरुष की क्रिया बन जाएगी। उदाहरण के लिए पढ़ता है के लिए हमने प्रथम पुरुष में क्रिया सीखी थी पठति। अब पठति के ती के स्थान पर सी यह लगाकर पठसी यह क्रिया हम बना लेंगे। इसका अर्थ है पढ़ते हो। कर्तृपद के साथ जोड़ दें तो वाक्य बन जाएगा त्वम पठसी अर्थात तुम पढ़ते हो। आइए अब अविलंब कर लेते हैं वर्तमान कालिक मध्यम पुरुष की एक वचन क्रिया का अभ्यास। नमति यह प्रथम पुरुष एक वचन में है तो इसका मध्यम पुरुष एक वचन रूप बनेगा नमसी। नमसी। आइए इन क्रियाओं में त्वम जोड़कर साथ साथ वाक्य भी बनाते चलते हैं। आप भी मेरे साथ इन वाक्यों को जोर जोर से बोलिए। त्वम नमसी। त्वम नमसी अर्थात तुम नमस्कार करते हो। वाक्य है त्वम वदसी। त्वम वदसी अर्थात तुम बोलते हो। त्वम पश्यसि। त्वम पश्यसि अर्थात तुम देखते हो। वाक्य है त्वम पृच्छसि। त्वम पृच्छसि अर्थात तुम पूछते हो। वाक्य है त्वम गच्छसि। त्वम गच्छसि अर्थात तुम जाते हो। वाक्य है त्वम धावसि। त्वम धावसि अर्थात तुम दौड़ते हो। त्वम अटसि। त्वम अटसि अर्थात तुम घूमते हो। वाक्य है त्वम तिष्ठसि। त्वम तिष्ठसि अर्थात तुम ठहरते हो या तुम रुकते हो। त्वम क्रीडसि। त्वम क्रीडसि अर्थात तुम खेलते हो। मित्रों ध्यान रखें मध्यम पुरुष की क्रिया पठसी, लिखसी, खादसी आदि के साथ कर्तृपद अर्थात त्वम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही कुछ और क्रियाओं के साथ नए अभ्यास को लेकर पुनः होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, पुनः मिलामः। और अब रोचक व प्रेरक वृत्त के क्रम में समाचार हरियाणा के भिवानी जिले से। यहाँ एक सामाजिक संस्था स्टैंड विद नेचर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण सहित विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को लेकर न केवल लोगों में जागरूक बना रही है बल्कि वृक्षारोपण भी कर रही है। नुक्कड़ नाटक, पर्यावरण पंचायत, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, साइकिल यात्रा के कार्यक्रम भी चला रही है। इन सभी का लक्ष्य आम जनता को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पर्यावरण असंतुलन की समस्या को लेकर जहां पूरी दुनिया जूझ रही है, वहीं भारत में भी पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। अनेक लोग और संस्थाएं इस दिशा में सकारात्मक कोशिशें कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास हरियाणा के भिवानी जिले की एक सामाजिक संस्था स्टैंड विद नेचर कर रही है। ये लोग वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण सहित विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को लेकर न केवल लोगों को जागरूक बना रहे हैं बल्कि उसको लेकर नुक्कड़ नाटक, पर्यावरण पंचायत, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, साइकिल यात्रा और पदयात्रा जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मकसद है आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। ये जो जलवायु परिवर्तन नाम का एक बहुत बड़ा एक हमारे सामने विकट समस्या है, इस पर निजात की तरफ हम बढ़े, इस पर हम लोग काम करते हैं। हम चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में हमने एक पार्क भी बनाया है। लगभग उसमें 100 के आसपास पौधे हमने पिछले 3 साल पहले लगाए थे। आज वो 3 साल बाद भी वो बड़े हो रखे हैं। इस तरह से हमने 8000 पौधे पूरे देश में लगाए हैं अपने साथियों के साथ मिलकर। ज़्यादा से ज़्यादा अभी से हम बताएंगे कि पेड़ लगाओ तो बड़े हो के उससे उन्हें समझ में आएगी कि पेड़ लगाने चाहिए। और
हम कॉलेजों में भी जाते हैं तो उन्हें भी हम जागरूक कर सकते हैं। पार्क में भी हम बड़े बुजुर्गों को जागरूक कर सकते हैं। ये लोग हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में साइकिल यात्रा करके जाते हैं और जगह जगह पर पर्यावरण पंचायतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, कार्बन उत्सर्जन को कम करें और विलुप्त होते जोहड़ों को बचाएं। पानी की गंदगी हो या फिर कहीं से सॉइल पोल्यूशन हो रहा हो या फिर कार्बन सब्सटेंस हवा में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। पार्कों के ज़रिए जो है हम ऑक्सीजन को जितना ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें जो है पेड़ पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है कि पशु और पक्षियों का भी संरक्षण हो ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हो सके। इसी कड़ी में इस संस्था द्वारा भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में नेचर व्यू पार्क भी विकसित किया गया है। भिवानी से इंद्रवेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस प्रकार विविध प्रभागों को देखकर आज के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः नए विषयों को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।